हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी की थ्योरीज़ को, इनके आइडियाज़ को कि इन्होंने क्या क्या विचार रखे हैं जो कि हमारे पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये भी सिर्फ पीजीटी के एग्ज़ाम में सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें इन्हें डीपली पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी थिंकर्स सोशियोलॉजिस्ट हमारे जो हैं जिनको हम पढ़ते हैं, उसके अलावा जो भी पीजीटी में आने वाले थे उन सभी को हमने लगभग कवर ही कर लिया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंकर के रूप में है फॉर पीजीटी एग्ज़ाम। तो हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे इनके आइडियाज़ को कि क्या हैं और किस किस थीम पे इन्होंने काम किया, वो सभी कुछ जानेंगे। और अगर आप हमारे लेक्चर में लगातार जुड़े हैं तो निश्चित ही आपको बेनिफिट तो होने वाला है। तो हम अपने लेक्चर को एक इंटरेस्टिंग के व्यू पॉइंट के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि गांधी के जो आइडियाज़ हैं उसको हम जानेंगे और इसी के साथ साथ हम इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स को जानेंगे। बुक्स की तो एक लंबी श्रृंखला है इनकी भी, जो हम आपको लर्न नहीं करवाने वाले हैं और ना ही हम आपसे कहेंगे कि आप इनकी सारी बुक्स को लर्न करिए, लेकिन वही जो हम सारे लेक्चर में बताते हैं कि आपको एक बार नज़र तो दौड़ानी ही है ताकि आप इनसे रिलेटेड आने वाले कोटेशन को कर सकें, इनके पीछे जो थीम्स है वो जान सकें, इनके पर्सपेक्टिव को जान सकें, इनके आइडियाज़ को जान सकें। तो इसलिए हम जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको नोट डाउन ज़रूर करेंगे और आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि उसे आप नोट डाउन करिए ताकि कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक हो पाए और फिर आप अपने एग्ज़ाम में महात्मा गांधी से आने वाले क्वेश्चंस को रॉन्ग ना करें। तो चलिए इन्हीं कुछ शब्दों के साथ अपने थिंकर को शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ओके, उसके बाद जैसे हम इनकी बुक्स को पढ़ते हैं तो बुक्स हमने बताई बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम इनको कुछ ट्रिक के माध्यम से, जैसे सभी थिंकर्स में हमने बनाया है वैसे ही हम इनको भी, इनके में भी कुछ हमने थीम्स निकाली हैं और उससे रिलेटेड कुछ बुक्स को लर्न करने की कोशिश की है। तो आप भी उसी ट्रिक के साथ लर्न करिए। तो ये हमारी है ट्रिक कि इन्होंने जो बुक्स लिखी है उसमें गॉड भी थीम है, तो उस पर उन्होंने कितनी बुक लिखी हैं? 2, और उसकी ट्रिक क्या है? TP, तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद इन्होंने जो बुक लिखी है वो एक और थीम है एजुकेशन, उस पे इन्होंने भी लिखी है 2 बुक और उसकी भी है जो ट्रिक वो है TP। और इन्होंने लिखा है हिंदुइज्म पे, उसकी जो ट्रिक है वो है ENW। उसके अलावा इन्होंने लिखा है रिलीजन पे, उसकी भी जो इस पे भी इन्होंने 2 मैंने निकाली हैं बुक, और इसकी भी रिलीजन की भी जो ट्रिक है वो है ओके। तो मैंने ये 2 बुक याद करने की कोशिश की है ताकि आप आसानी से इसको लर्न कर सकें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो गॉड वाली बुक है उसमें हमने जो ट्रिक बनाई है TP, उसको लर्न करते हैं। तो T से क्या है? ट्रूथ इज गॉड, ये T से हो गया। और P से जो है वो है पाथवे टू गॉड। तो ये 2 बुक आपने लर्न कर ली जो कि है गॉड पे। उसके बाद है हमारी एजुकेशन पे, तो एजुकेशन की जो ट्रिक है वो भी TP से है। तो T से क्या है? टुवर्ड्स न्यू एजुकेशन, ये लर्न किया आपने। और जो P है उससे क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने ये 4 बुक लर्न कर ली। 2 हमारी थी गॉड पे, गॉड की थीम पे, 2 थी हमारी एजुकेशन की फील्ड पे। नेक्स्ट हम आते हैं हिंदुइज्म पे। तो हिंदुइज्म पे जो हमारी पहली बुक है वो है सेंस ऑफ हिंदुइज्म। नेक्स्ट जो हमारी W है उससे है व्हाट इज हिंदुइज्म। उसके बाद हम आते हैं अपनी रिलीजन वाली थीम पे। तो रिलीजन में भी हमने लिखा है
ई से क्या है, इथिकल रिलीजन। नेक्स्ट है हमारा एच, तो एच से क्या है, हिंदू धर्म। ठीक है। उसके अलावा इनकी एक और बुक है की टू हेल्थ। और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनको हम अभी नोट डाउन करेंगे, लेकिन अभी मैंने ये छोटी सी ट्रिक से ये कोशिश की कि एटलीस्ट आपको इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बुक ऑलमोस्ट लर्न हो पाएँ। और आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक मैं जो अदर बुक्स हैं इम्पॉर्टेंट हैं, पीजीटी के एग्ज़ाम में आती ही हैं, तो उनको नोट डाउन कर देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक लंबी लिस्ट है इनकी बुक्स की, तो इतनी पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति लर्न कर पाए। और मेरा कोई ऐसा मोटो भी नहीं कि आप इन सारी बुक्स को लर्न करिए। मेरा सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव है इसके पीछे कि आप एक बार इनकी थीम्स को देख लीजिए, बस इतना काफ़ी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुक्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ना ही एग्ज़ाम में आने वाली हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन थीम पे इन्होंने काम किया, तभी हम आगे इनकी थ्योरी को रिलेट कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था की टू हेल्थ तक, ये तो इम्पॉर्टेंट बुक्स थी ही। इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो ये है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। और आप जानते हैं कि ये बुक कितनी बार पीजीटी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, अक्सर किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती रही है। तो मैंने इसलिए इसको स्पेशली थोड़ा सा इसमें बॉक्स में कर दिया है। और आप सभी को ही, जितने लोग भी गांधी को थोड़ा भी बहुत जानते होंगे, उन सभी को ये बुक लर्न होगी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। दूसरी है नॉन वायलेंस इन पीस एंड वार। तो नॉन वायलेंस की तो आप वो बात ही करते हैं, तो ये तो ऐसे ही लर्न हो जाएगी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह की भी बात करते हैं तो यहीं से आप कर लेंगे। सर्वोदय, सर्वोदय की भी वो बात करते हैं तो यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। तो हिंद स्वराज जो बुक थी उसे इंडियन होम रूल भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले गुजराती में भी थी, उसको ट्रांसलेट किया गया था। तो ये दो नाम से आती है, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। और मेरी फिर 15 नंबर पे बुक है द वर्ड्स ऑफ गांधी। तो ये तो गांधी लिखा हुआ है तो ऐसे ही पता चल जाएगा, लेकिन ऐसी दो बुक हैं, द वर्ड्स ऑफ गांधी और एक ये है गांधी इन इंडिया। तो ऐसा लगता है किसी और ने ना लिखा हो, तो ये इन्हीं की बुक हैं, द वर्ड्स ऑफ गांधी एंड गांधी इन इंडिया। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे भी इन्होंने बुक लिखी है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज। अपनी लाइफ का एक मैसेज दिया है उन्होंने, वो भी गांधी की बुक है। नेक्स्ट हमारी है द भगवत गीता। जो भगवत गीता इनकी जो बुक थी वो 1946 में थी। और एक भगवान दास की भी बुक है जो भगवत गीता के नाम से ही है, उनकी जो बुक है वो 1926 में है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बता दिया है कि जो भगवान दास की बुक है भगवत गीता के नाम से वो 1926 में पब्लिश हुई, लेकिन जो गांधी की भगवत गीता नाम से बुक है वो 1946 में पब्लिश हुई। तो आप इसको लर्न करके रखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दो लोगों की इनकी बुक है, या फिर ये भी हो सकता है अगर इन दोनों में से किसी एक का नाम दिया हो, ऑप्शन में कोई एक हो, तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। वॉलेंट्री पोइट्री इनकी बुक है, पोइट्री पे भी इन्होंने एक बुक लिखी है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। जो जेल है वहाँ से इन्होंने सॉन्ग्स नाम से एक बुक लिखी है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, तो इंडिया पे इनकी 3 बुक हैं। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, एक तो इनके सपने का इंडिया, दूसरा थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे पे भी एक बुक है जिसमें थर्ड क्लास पे इन्होंने बात की है। द ग्रीन पम्पलेट एक इनकी बुक है। उसके अलावा है विलेज स्वराज, क्योंकि गांव को वो बहुत इम्पोर्टेंस देते थे और बोलते थे गांव में ही जो असली हमारी भारतीय समाज है या जो हमारी भारतीयता है, वो नेशनैलिटी है, वो गांव से ही निकल के आती। तो विलेज स्वराज, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ। और एक बुक जो इनकी ये सबसे अलग है, डाइट एंड डाइट रिफॉर्म। तो डाइट पे भी इन्होंने बुक लिखी है, तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद है द लॉ एंड द लॉयर्स, क्योंकि उन्होंने लॉ की थी ना, तो द लॉ एंड लॉयर्स पे भी एक बुक लिखी है। उसके बाद सभी मैन को ब्रदर्स कहते हैं, ऑल मैन्स आर ब्रदर्स।
सभी आदमियों को भाई कहा है उन्होंने। फिर है मिस्टिक विजडम। आप देख रहे हैं कई बार मिस्टिक पे बुक आ चुकी हैं। इसके पहले अरविंदो हम लोगों ने जब पढ़ा था उसमें भी मिस्टिक था, और भगवान दास की बुक में भी मिस्टिक है। तो मिस्टिक विजडम पे भी गांधी की भी एक बुक है, लेकिन विजडम की उन्होंने बात की है। और दूसरी एक बुक है अनाशक्ति योगा। योगा पे भी इनकी बुक है, और आपने देखा योगा पे जो बुक्स हैं वो भी ये गांधी अरविंदो और भगवान दास की बुक्स रहती हैं, तो कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए योगा में जो इनकी बुक है वो है अनाशक्ति योगा। और ये गांधी इन इंडिया, तो मैंने बताया था ना इंडिया पे 3 बुक हैं, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, दूसरा इंडियन रेलवे, और तीसरा गांधी इन इंडिया। तो ये 3 बुक हो गई, ये थीम भी आप एक बना सकते हैं। दूसरा जो 32 नंबर पे मैंने बुक लिखी है वो है गोखले माई पॉलिटिकल मैन। तो ये बुक इतनी लर्न नहीं हो पाएंगी किसी को भी, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिएगा इनको, और कभी अगर फुर्सत मिलेगी तो आप अगर पेजेस पलटेंगे और 1-2 बुक कहीं नज़र में आ गई इसमें से, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हाँ कौन कौन सी बुक्स थी। तो आपको 32 बुक्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई बुक नहीं हो सकती है। हो सकता है कुछ छूट गई होंगी बुक्स जो मुझे बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं लगी होंगी, तो मैंने बहुत जो यहाँ तक जो बुक्स थी वो इम्पोर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिएगा इनको सर्वोदय तक। उसके बाद इसमें इन सभी को आप एक बार देख लीजिएगा, और ज़्यादा लर्न करने की नीड नहीं है, इन्हीं में से कोई ना कोई बुक आपके एग्ज़ाम में आ जाएगी। तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम इनकी थ्योरी को पढ़ते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे कुछ की पॉइंट मेंशन किए हैं, और उसी के साथ हम शुरू करेंगे महात्मा गांधी के आइडियाज़ को। तो ये कुछ बैकग्राउंड है जो मैंने शॉर्टकट में मेंशन किया है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं महात्मा गांधी जो हैं उनको महात्मा का नाम किसने दिया था। तो ये नाम दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये नाम दिया। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या किया, ये महात्मा इनको नाम दिया। और ये क्यों दिया था, क्योंकि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसके बाद ही जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। ये तो ऐसे ही एक्स्ट्रा में मैंने बता दिया, कहीं पूछा नहीं जाने वाला है। जो 1888 था, 1888 में महात्मा गांधी, क्योंकि मैंने अभी बुक्स जब डिस्कस कर रहे थे तब बताया था कि लॉ की इन्होंने पढ़ाई की थी, तो लॉ की पढ़ाई करने के लिए ये इंग्लैंड गए थे। आप एक ऐसे नॉर्मली कहानी के तौर पे समझिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये कहाँ गए, इंग्लैंड। कब गए, 1888 में। ये ना आपको ईयर लर्न करना है ना तो आपको ये लर्न करना, मैं सिर्फ आपको समराइज़ करने के लिए शॉर्टकट में एकदम बता रही हूँ ताकि आपको इनके आइडियाज़ समझ में आए कि कहाँ से लिया। तो ये सबसे पढ़ने के लिए गए इंग्लैंड, क्या पढ़ने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए। कब, 1888 में। 1891 में ये वापस आए भारत, और इन्होंने क्या किया, काठियावाड़ और मुंबई में क्या किया, वकालत शुरू की। तो उसी सिलसिले में इनको कोई केस मिला था जिसमें इन्होंने कुछ उसके खिलाफ बात कर रहे थे, तो उसके सिलसिले में ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका गए, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी जिसको गोरी सरकार कहते हैं उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि इनको साउथ अफ्रीका जो था वहाँ की जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, और उसके लिए वो वहाँ पे गए थे साउथ अफ्रीका 1893 में। उसके बाद फिर क्या, वहाँ से वापस कब आए, 1894 में, 1894 में फिर से भारत वापस आ गए। और फिर इन्होंने क्या किया, नेटाल भारतीय कांग्रेस संगठन जो था और उसमें इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, और यहाँ से फिर इंडियन जो राइट्स थे, जो भारतीय अधिकार थे, उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया। फिर वहाँ पे इन्होंने भारतीयों को उनके अधिकार दिलाने की बात की।
तो इतनी बात समझ में आ गई। ये मैंने सिर्फ एक समरी बनाई कि आपको ये पता चले इन्होंने पढ़ाई कहाँ की। सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट की 1888 में लॉ की पढ़ाई स्टार्ट की थी। उसके बाद ये वापस आते हैं तो जो ये मुंबई में और कठियावाड़ में LLB के बाद फिर वकालत शुरू कर देते हैं। फिर एक केस आता है, उसके सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और फिर वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के बाद वापस फिर आ जाते हैं 1894 में और फिर नेटाल भारतीय कांग्रेस संगठन में ये जो भारतीय अधिकार थे उसके लिए संघर्ष करते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया इंडियन ओपिनियन, तो ये एक वीकली मैगज़ीन थी जिसको हम कह सकते हैं साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके ये गांधी जी संपादक भी रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पूछ ले कि कौन सी पत्रिका के संपादक थे ये, तो ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे, जो कि साउथ अफ्रीका में ये पत्रिका निकलती थी, वहाँ पे थी। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई। उसके बाद 19 जन 1915 को ये फिर भारत आ जाते हैं वहाँ से और उसके बाद फिर भारत में फिर काम शुरू करते हैं। तो इन्होंने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक और हरिजन बंधु, इतने सारे ये क्या थे, न्यूज़पेपर थे, न्यूज़पेपर्स थे ये। इनके क्या रहे हैं, ये संपादक रहे हैं। तो आपने देखा कौन कौन से पेपर्स के रहे हैं। यंग इंडिया के, कभी पूछ ले कौन से न्यूज़पेपर के रहे हैं, तो यंग इंडिया के रहे हैं, हरिजन के रहे हैं, नवजीवन, हरिजन सेवक और हरिजन बंधु के रहे हैं। ये जो दो न्यूज़पेपर हैं, नवजीवन और हरिजन सेवक, ये दो न्यूज़पेपर 3 लैंग्वेज में पब्लिश होते थे। कौन कौन सी, गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में ये पब्लिश होते थे न्यूज़पेपर। कौन से, नवजीवन, हरिजन सेवक। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 न्यूज़पेपर के संपादक थे। ओके, अब हम देखते हैं कि इनके क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी का प्रभाव होता है, तो गांधी जी के जीवन में बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव था। वो कौन कौन से प्रभाव थे, जैसे कि किससे ये प्रभावित थे, तो ये थे जैन धर्म, जैन बौद्ध धर्म, श्री रामचंद्र, गीता, उपनिषद, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा था क्योंकि इन्होंने इन सब चीज़ों को पढ़ा था और इनका इम्पैक्ट था। तो इन्हीं से, जैसे कि आपने इनकी बुक्स में भी देखा कि कहीं ना कहीं सब चीज़ों का इम्पैक्ट दिख रहा है, तो इनका एक विशेष प्रभाव था। इसके अलावा जो इनके ऊपर जो प्रभाव था वो था उनका जॉन रस्किन का, जो आप सभी लोग जानते ही हैं। उनकी बुक द अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन की बुक, ये तो बहुत ही फेमस है, अनटू दिस लास्ट। इसका प्रभाव था महात्मा गांधी पे। तो आपने देखा इनका प्रभाव था। इन्हीं के साथ साथ एक और थे जो हैं आपके लियो टॉलस्टॉय, इनका भी बहुत प्रभाव था और इनकी जो बुक थी उसका नाम था द किंगडम ऑफ गॉड विदिन यू। तो इसका भी बहुत प्रभाव था। लियो टॉलस्टॉय, द किंगडम ऑफ गॉड विदिन यू, ये दो चीज़ों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इन दो लोगों का बहुत प्रभाव था। जॉन रस्किन की जो बुक थी अनटू दिस लास्ट, तो अनटू दिस जो लास्ट बुक थी इनकी, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था गांधी जी पे। और यहीं से इन्होंने क्या किया था, ये जो बुक थी इसका ट्रांसलेट किया था किसमें, सर्वोदय नाम से। ये जो बुक थी अनटू दिस लास्ट, तो इसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया था सर्वोदय नाम से किया था, तो जो कि बहुत ज़्यादा
फेमस हुई थी। और दूसरा जॉन टॉलस्टॉय की जो बुक थी द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पे इसको बताने के दो मकसद हैं। एक तो ये आपको याद हो जाएगा द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू किसकी बुक है, तो हो जाएगी टॉलस्टॉय की। और अनटू दिस लास्ट तो बहुत पूछी जा चुकी है, जॉन रस्किन की हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। उसके अलावा इनके पे जो प्रभाव था वो अब इस वाली बुक में इन्होंने ये बताया था, जो अहिंसा के प्रति जो इनका संशय था वो दूर हो गया था गांधी जी का इस बुक के माध्यम से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अहिंसा के प्रति संशय दूर किया किसने, इस बुक ने। ठीक है। एक विशेष और एक लोग और हैं जिनका प्रभाव पड़ा है, वो कौन है, थॉरो। इनका क्या प्रभाव पड़ा, जो सविनय अवज्ञा था, सविनय अवज्ञा जो शब्द दिया था वो सबसे पहले थॉरो ने दिया था। तो ये क्वेश्चन एमपी सेट में 2024 में आई थिंक पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा शब्द का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, तो थॉरो ने सबसे पहले किया था। अब क्योंकि थॉरो का प्रभाव पड़ा था महात्मा गांधी पे, तो इसीलिए वो सविनय अवज्ञा का जो कॉन्सेप्ट था, जो सिद्धांत था, उससे वो प्रेरित थे गांधी जी। तो आपने ये देखा कि सविनय अवज्ञा शब्द का इन्होंने यूज़ किया। अब जो थॉरो थे उन्होंने ये कहा, ये थॉरो के अकॉर्डिंग है ना कि गांधी के अकॉर्डिंग। तो थॉरो ने ये कहा कि जो लोग भलाई करते हैं, ठीक है, ये कोटेशन है पूरा इनका, जो लोग भलाई करते हैं उनको क्या करना है, सहयोग कर देना है। जो लोग भलाई करेंगे या भलाई के साथ देंगे उनको सहयोग करना है। और जो लोग बुराई करते हैं या बुराई को बढ़ावा देते हैं उनको क्या करना है, उनको उनका प्रतिरोध करना है या असहयोग देना है। तो ये बात किसने कही, ये थॉरो ने कही। अब क्योंकि आपको इनके कॉन्सेप्ट में दिख रहा है कि थॉरो ने जो सविनय अवज्ञा की बात की, उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग भलाई करेंगे हम उनको हेल्प करेंगे। अब क्योंकि थॉरो से प्रभावित थे गांधी जी, तो अब जब किसी का प्रभाव किसी के उस पर पड़ता है तो उसी से तो वो थिंग्स को बोरो करता है। तो इन्होंने इनके इस आइडिया को बोरो किया कि जो लोग भलाई करेंगे या अदर पीपल की हेल्प करेंगे हम उनको हेल्प करेंगे। तो यहीं से निकल के आया। दूसरा, इन्होंने अहिंसा के प्रति जो संशय था वो दूर हुआ लियो टॉलस्टॉय की बुक से। और तीसरा जो था अनटू दिस लास्ट बुक, सर्वोदय वाली, तो इनकी पूरी थ्योरी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें यही तस्वीर आपको दिखेगी। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि एक पहले समराइज़ किया जाए, पहले इनकी एक थ्योरी बनाई जाए क्या है पीछे, तब हमें आगे की चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे मैंने बहुत ही कम कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हुए आपको बताया है, तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये दो बुक्स इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सविनय अवज्ञा का पहले यूज़ किसने किया, थॉरो ने, और बाकी ये किससे प्रभावित थे, इनके न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ये मैगज़ीन इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम और इम्पॉर्टेंट है कहाँ पे वकालत शुरू की, मे भी ये पूछ ले। बाकी टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी या महात्मा शब्द दिया था, इनको नाम में इनकी वजह से लगा था। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम फटाफट इनकी थ्योरी को कवर कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। धार्मिक विचार, जो गांधी हैं उनके धार्मिक विचार क्या थे। तो जब भी हम धार्मिक विचार की बात करेंगे गांधी के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने धार्मिक विचार को किससे जोड़ा था, राजनीति के साथ जोड़ के देखा था, राजनीति के साथ जोड़ा था। हालांकि वो राजनीति को पूरा उससे नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं कि राजनीति के बिना हम धर्म को नहीं समझ सकते, ये उनका कहना है। तो उन्होंने कहा है कि मैंने राजनीति का एक चोला पहन रखा है, मैं हृदय से धार्मिक हूँ, लेकिन मेरा जो झुकाव है वो राजनीति की तरफ नहीं बल्कि धार्मिक की तरफ है। तो ये कोटेशन गांधी जी का है। उन्होंने कहा जो मैंने अभी बोला है, तो उन्होंने कहा है कि मैंने क्या किया है, राजनीति का चोला पहना है, मैं हृदय
से धार्मिक हूँ। मेरा झुकाव राजनीति की तरफ नहीं है बल्कि धर्म की तरफ है। ये गांधी जी बोलते हैं। ओके, राजनीति के साथ धर्म को जोड़ते हैं और कहते हैं राजनीति के बिना धर्म का कोई महत्व नहीं है। तो उसके साथ उन्होंने जोड़ा है, लेकिन उसमें वो उनका झुकाव किसकी तरफ है? धर्म की तरफ। ये कोटेशन गांधी जी का है। उसके अलावा जब वो धर्म की बात करते हैं तो उसमें वो बात करते हैं मानवतावाद की। मानवतावादी हैं वो, यानी जो ह्यूमन की मदद करेगा, वही असली धर्म है। जो एक दूसरे की मदद करेंगे वही सच्चा धर्म है। तो उन्होंने ये कहा कि जो धर्म है वो एक तो सत्य की प्राप्ति करना है, दूसरा सत्य की प्राप्ति कैसे होगी? जब आप ईश्वर की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने सभी धर्मों में एकता की बात की है और ये कहा कि सभी जो धर्म हैं वो किसकी तरफ जाएंगे? सत्य की प्राप्ति करेंगे। और सत्य की प्राप्ति कैसे होगी? ईश्वर से होगी। तो वो कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं वो कहीं ना कहीं सभी ईश्वर की तरफ जाने वाले। इसी में उन्होंने कोटेशन बोला है जो पीजीटी में पूछा जाता है, सभी धर्मों का जो सार है वो एक ही ईश्वर के मार्ग के विभिन्न तरीके हैं। ये कोटेशन कई बार पूछा जा चुका है पीजीटी में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो सभी धर्मों का सार है वो एक ही ईश्वर के मार्ग के विभिन्न तरीके हैं। ये गांधी जी का कोटेशन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जब वो धर्म की बात करते हैं तो उसमें सत्य अहिंसा की बात करते हैं। जो भी जितने भी धर्म हैं वो अल्टीमेटली सभी क्या कहते हैं कि सत्य बोलो, अहिंसा ना करो, इसी पर फोकस है। इसमें एक जो कॉन्सेप्ट था मैकियावेली का, जो राजनीति विहीन धर्म की बात करते थे, उससे वो सहमत नहीं है। ठीक है, तो उससे वो सहमत नहीं है। जो मैकियावेली का कॉन्सेप्ट था राजनीति विहीन धर्म, उससे वो सहमत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इससे अलग करके धर्म को नहीं समझ सकते। अगर हमने राजनीति से धर्म को अलग कर दिया तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वो महात्मा गांधी थे, उन्होंने धर्म के 3 वो इम्पॉर्टेंट वो बताए हैं तत्व। उसमें उन्होंने रखा है सत्य, प्रेम और अहिंसा। या इसको हम धर्म विहीन राजनीति भी कह सकते हैं। इससे सहमत नहीं थे वो। यहाँ पे ये जो गांधी ने बताया कि इसमें ये 3 इम्पॉर्टेंट तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं? सत्य है, प्रेम है और अहिंसा है। और ये कहते हैं कि ये तीनों ही तत्व हर धर्म में पाए जाते हैं। वो कोई भी धर्मों में क्या सिखाएगा? सत्य, प्रेम और अहिंसा। और जो धर्म इन 3 रास्तों पे चलता है असली में वही सच्चा धर्म है, यानी वही मानवतावादी धर्म है। एक ह्यूमैनिटेरियन की बात करते हैं वो। और इस तरह से उन्होंने अपने उसमें सत्य, प्रेम और अहिंसा को दिया। इसी पर्सपेक्टिव में ये वाला कोटेशन उन्होंने दिया है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की है पवित्रता की धर्म के संबंध में। उसमें उन्होंने साधन और साध्य की बात की है। साधन किसको माना है? जो साधन है वो कहते हैं बीज के समान है, और जो साध्य है वो पौधे के समान है। ठीक है, अब इसमें जो वो साधन और साध्य की बात करते हैं वो ये जो ईश्वर के जाने के पास के रास्ते की बात करते थे, तो उन्होंने कहा केवल सत्य जो है, सत्य से ही ईश्वर के पास हम पहुंच सकते हैं। सत्य से ही
कहाँ पहुँच सकते हैं? ईश्वर से, ईश्वर के पास पहुँच सकते हैं। अगर आप सच बोलेंगे तभी आप ईश्वर के पास पहुँच सकते हैं। विभिन्न मार्ग हैं उसके, और ये सत्य जो है वो एक साधन है ईश्वर के पास पहुँचने का। तो इस पर्सपेक्टिव में उन्होंने पवित्रता की बात की है। तो आपने देखा जो उनका धार्मिक आइडियोलॉजी है उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, बस इसे शॉर्टकट में उन्होंने समझा दिया है कि क्या है। लेकिन इसमें जब किसी भी थिंकर की बहुत ज़्यादा सक्सेस होती है तो उसमें क्रिटिक भी होती है। तो इसी पर्सपेक्टिव में बाल गंगाधर जो तिलक थे उन्होंने क्रिटिक किया है कि धर्म, वो मैं नोट कर दे रही हूँ, बाल गंगाधर ने क्या कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा धर्म राजनीति साधुओं, यानी इनको साधु कहते हैं, साधुओं का खेल नहीं है। धर्म राजनीति साधुओं का खेल नहीं है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो इसके उत्तर में वो कहते हैं कि धर्म केवल राजनीति केवल और केवल साधुओं का ही खेल है। उन्होंने ये कहा है, केवल और केवल साधुओं का ही खेल है। तो इसके पर्सपेक्टिव में इन्होंने इनको आंसर देते हुए कहा है। तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि कहीं पूछ ले कि किसने क्रिटिक किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने इनकी क्रिटिक की है और इसमें ये बोला है। तो आपको समझ में आ गया है। वो जो धर्म में फोकस करते हैं वो मेनली इसी पे करते हैं, सत्य, प्रेम और अहिंसा। इसी को अपनाकर हम सत्य की प्राप्त करते हुए ईश्वर के पास तक पहुँचेंगे। और जितने भी धर्म हैं वो सभी ईश्वर के पास पहुँचने के विभिन्न मार्ग हैं, विभिन्न तरीके हैं। और इन्होंने धर्म को राजनीति के साथ जोड़ा है, और जो मैकियावेली की धर्म विहीन राजनीति कॉन्सेप्ट थी उससे वो सहमत नहीं थे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इनके जो राजनीतिक विचार हैं उसकी तरफ। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम वो भी फटाफट कर लेते हैं। ओके, जब हम इनके पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ते हैं तो मैंने एक कोटेशन यहाँ पे मेंशन किया जो हमें साफ साफ बताता है कि वो स्टेट को नहीं पसंद करते थे। स्टेट को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो चाहते थे स्टेट का जो अस्तित्व है वो बना रहे, लेकिन जिस फॉर्म में स्टेट था उसको वो पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो पहले तो व्यक्ति को मानते थे कि साध्य है, लेकिन आज का जो वर्तमान सोसाइटी, वर्तमान स्टेट है, वहाँ पे स्टेट ही सब कुछ हो गया है, व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। तो इस वजह से वो स्टेट जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में स्टेट को नहीं पसंद करते थे। हालांकि फिर भी स्टेट को एक बुराई मानते हुए वो चाहते थे कि स्टेट का फॉर्म बना रहे, काम सबके बटे रहें, लेकिन जिस तरह से वो निकल के आया वो ना रहे। तो उसी पर्सपेक्टिव में उन्होंने कहा है राज्य एक केंद्रित और सुव्यवस्थित रूप से हिंसा का प्रतिनिधि है। यानी स्टेट से क्या होता है, हिंसा निकल के आती है, और व्यक्ति में आत्मा है, लेकिन राज्य आत्मा विहीन यंत्र है। स्टेट क्या है? आत्मा विहीन यंत्र है, और व्यक्ति में आत्मा है, उसको स्टेट समझता नहीं है। इसलिए उनको इसका महत्व क्या करता है? भयभीत करता है। तो ये कोटेशन आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन इसका मीनिंग यही है, स्टेट का जो वो फॉर्म था उसको नहीं पसंद करते थे। तो कुल मिलाकर इन्होंने क्या किया, जो स्टेट था उसके स्वरूप को पसंद नहीं करते थे। क्योंकि उन्होंने कहा जो स्टेट है वो जो मानवता है उसकी जो समानता है उस पे फोकस नहीं कर रहा है, समानता को नहीं निकाल पा रहा है, उसमें नैतिकता का जो नैतिकता की भावना है वो नहीं निकल के आ पा रही। इसलिए वो स्टेट को नहीं पसंद करते थे, क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि धर्म में भी उन्होंने मानवतावादी विचार दिए हैं, तो उसमें कहते थे कि नैतिकता का अभाव है स्टेट में, इसमें जो ईमानदारी थी वो नहीं हो पा रही है, और जो इसमें वो चाहते थे स्टेट में जो आध्यात्मिकतावादी थी वो नहीं आ पा रही थी निकाल के, इसलिए वो स्टेट को नहीं पसंद करते, स्टेट के एक्चुअल फॉर्म में। तभी उन्होंने कहा कि जो
इसमें यानी सेल्फ गवर्न स्टेटलेस सोसाइटी वो चाहते थे कि वहाँ पे कोई ऐसा समाज हो जहाँ पे स्टेट ना हो, यानी जैसे मार्क्स बात करते हैं साम्यवादी समाज की, वैसी वो बात करते थे। उसी में उन्होंने, उनका एक और कोटेशन है फेमस, जिसमें वो कहते हैं पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो वास्तव में इसका दुरुपयोग है। ये कोटेशन पीजीटी में अक्सर पूछा गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई पूंजी तो बुराई नहीं है कि आप पूंजी रख सकते हो, लेकिन जब पूंजी तब बुराई बन जाती है जब उसका हम दुरुपयोग करने लगते हैं। किसी भी चीज़ का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो वो बुराई बन जाती है। इसीलिए वो स्टेट को एज अ फॉर्म पसंद करते हैं, स्टेट के स्वरूप को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज में स्टेट है उस तरह स्टेट के फॉर्म को वो नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सत्ता का, क्योंकि जो स्टेट है उसमें सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, इसकी जगह वो कहते हैं सत्ता का क्या हो, विकेंद्रीकरण हो। जब सत्ता बटेगी तो किसी एक व्यक्ति के केंद्र में ना रहे, उसका विकेंद्रीकरण हो। इसीलिए वो इसके फॉर्म को बदलना चाहते थे इस रूप में, तभी वो स्टेट के जो एक्चुअल फॉर्म था उसको पसंद नहीं करते थे। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन व्यवस्था, संसद व्यवस्था थी, उसको भी पसंद नहीं करते थे। उसको उन्होंने एक जो बांझ स्त्री होती है और वेश्या से तुलना किया है। किससे? किसको? जो उनकी संसद व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि कहते हैं जैसे बांझ स्त्री से कोई फ़ायदा नहीं होता, वैसे इससे भी ब्रिटिश संसद व्यवस्था जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। वेश्या से क्यों तुलना की? उन्होंने इसमें ये कहा, जैसे वेश्या में उन्होंने ये कहा, इसमें क्या होता है, संसद व्यवस्था में नेताओं का आना जाना लगा रहता है। एक नेता आता है उसके बाद फिर चला जाता है, इस जैसे वेश्या के पास है। तो इसलिए इन्होंने वेश्या के साथ तुलना की है कि इस एक संसद व्यवस्था में क्या होता है, नेता आते रहते हैं जाते रहते हैं, संसद व्यवस्था एज इट इज़ बनी रहती है। और संसद व्यवस्था में क्या होता है, उन्होंने कहा कि ये एक प्रदर्शन करते हैं, किस चीज़ का, ओवर शो करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं। इसमें नैतिकता, ईमानदारी की, इन सब की कोई भावना नहीं होती, इनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। इसीलिए ये संसद व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इसमें जो भी वादे किए जाते हैं वो झूठे होते हैं, वो कोई पूरे नहीं हो पाते हैं, इसलिए उसको वो पसंद नहीं करते थे। जो संसद व्यवस्था थी, इसमें वो मताधिकार को तो पसंद करते थे, लेकिन वो कैसे होने चाहिए थे? वो कहते हैं जो चुनाव हो रहे हैं वो जिस तरह से हो रहे हैं उस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी जगह उन्होंने क्या बोला, उसमें किसको फोकस किया, शारीरिक श्रम पे होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो मताधिकार होते हैं, जो भी वो हो रहे हैं, वो शारीरिक श्रम पे होना चाहिए। और उसकी वो एज भी बताते हैं, वो कहते हैं 18 से 50 एज रखी जानी चाहिए मताधिकार की। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो निकल के आती हैं राजनीतिक विचार जब हम महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उनको शॉर्टकट में फटाफट कर लेते हैं। ये कुछ की पॉइंट और मैंने मेंशन किए हैं जिन पे हम इनके छोटे छोटे बिंदु को कवर करेंगे। तो सामाजिक विचार में उन्होंने क्या किया है कि जो सामाजिक विचार में जो अस्पृश्यता था उसमें उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था, इसको तो ठीक माना है, लेकिन इससे तो सहमत है, लेकिन जो इसमें अस्पृश्यता की भावना है उसको सही नहीं मानते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 1932 में हरिजन
सेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का तो समर्थन किया, लेकिन अस्पृश्यता जैसे जो छुआछूत की भावना थी उसको सही नहीं माना, और इसके लिए 1932 में इन्होंने क्या किया, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। ओके, उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, आदर्श समाज। तो आदर्श समाज या राम राज्य की संकल्पना भी पूछी जाती है कि किसकी है, तो वो है महात्मा गांधी जी। और इसमें इन्होंने कहा कि जो प्रजातांत्रिक रूप से, जो आपने पहले भी स्टेट के बारे में पढ़ा है, या हिंसात्मक रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए, सब एक दूसरे की हेल्प करें, मानवता का धर्म होना चाहिए, और जो आर्थिक विकेंद्रीकरण है वो हो, मतलब केंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा हर व्यक्ति को श्रम करना चाहिए, और जो ये श्रम होगा वो बौद्धिक और शारीरिक दोनों तरह से होगा। तो उन्होंने दोनों तरह के श्रम की बात की, बौद्धिक और शारीरिक। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम की जब हम भावना को अपनाएंगे तभी हमारा आइडियल स्टेट, आइडियल सोसाइटी बनेगी। तो इसमें आपने देखा कि सोसाइटी में वो प्रजातांत्रिक यानी सत्ता के केंद्रीकरण को नहीं मानते थे, विकेंद्रीकरण पे बात करते थे, अहिंसात्मक रूप से को फॉलो करने की बात करते थे, और कहते थे हर व्यक्ति को अपना काम करना है, और वो दोनों तरीके से करना है, बौद्धिक भी और शारीरिक भी। ठीक है, स्त्री शिक्षा में इसी तरह उन्होंने क्या किया है, वो स्त्री को समानता का अधिकार देना चाहते थे, पुरुषों के बराबर लाना चाहते थे। और इसमें इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को सही बताया है, लेकिन जो पर्दा प्रथा थी उसको सही नहीं बताया, उसको उचित नहीं बताया। तो विधवा हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह है उसको तो ठीक मानते हैं, लेकिन पर्दा प्रथा को ठीक नहीं मानते हैं। सिमिलरली इसी तरह उन्होंने मूर्ति पूजा को भी ठीक बताया है, लेकिन जो मूर्ति पूजा का दिखावा करते हैं या जो आध्यात्मिक रूप से नहीं जुड़ते हैं उसको उन्होंने उचित नहीं बताया। तो ये इनका स्त्री शिक्षा पे कुछ पॉइंट था। उसके अलावा जब वो बेसिक शिक्षा की बात करते हैं, बुनियादी शिक्षा को, तो उन्होंने कहा हर व्यक्ति को जो बेसिक शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा है, वो अनिवार्य कर देनी चाहिए, और जो बेसिक शिक्षा है उसको मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो दो चीज़ें, एक तो कहते हैं कि बेसिक शिक्षा जो है वो सभी बच्चों को अनिवार्य करना चाहिए और मातृभाषा पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद वो जब आते हैं उच्च शिक्षा की, जब वो बात करते हैं तो कहते हैं इसको एक तो कर्ता पर यानी जो व्यक्ति है उस पर, और दूसरा सरकार पर छोड़ देना चाहिए। अगर उसका मन है तो उच्च शिक्षा ले, और अगर उसका मन नहीं है तो कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन जो बेसिक शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा, वो हर व्यक्ति को लेना है, उसे अनिवार्य कर देना चाहिए। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट बात इन्होंने यहाँ कही। इसी तरह जब हम आते हैं आर्थिक विचार पे, तो उनका एक कोटेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया जो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा मैं यंत्रीकरण का तो विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यंत्र का भी नहीं हूँ, यंत्रीकरण का भी नहीं हूँ, लेकिन व्यक्ति को यंत्रों का दास नहीं बनाना चाहिए। यानी अगर हम किसी भी पर्टिकुलर यंत्रीकरण, मशीनीकरण के उसमें चंगुल में फंस जाएंगे तो फिर हमारी एबिलिटी बाहर नहीं निकल के आ पाएगी। जितना हम मशीन को बोलेंगे उतना वो रिजल्ट करके दे देगी, फिर हमारी जो मेंटल एबिलिटी है, शारीरिक और बौद्धिक विकास हमारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो कहते हैं, उनका जो आर्थिक विचार है वो कहते हैं व्यक्तियों को मशीन का दास नहीं बनाना चाहिए, अपने जो हाथों से काम है वो करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव वर्क की बात करते थे। इसी में उन्होंने बोला कि गाँव में काम होना चाहिए, क्योंकि जो गाँव में कुटीर उद्योगों के माध्यम से काम होगा उसमें व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल एबिलिटी बाहर निकल के आएगी। तो वो गांव में काम पे फोकस करते हैं। इसमें उन्होंने कुटीर उद्योगों के साथ साथ ये भी कहा कि जो खादी है, खादी का काम करना चाहिए, उससे जो उत्पादक क्षमता है वो भी बढ़ेगी, और गाँव के लोग जो हैं वो थोड़ा काम करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ हम भी किसी चीज़ के योग्य हैं, और उनका भी शारीरिक और बौद्धिक विकास होगा। तो वो जो औद्योगिकवाद था उसको नहीं पसंद करते थे। उन्होंने इसीलिए कहा सीमित यंत्रीकरण होना चाहिए, बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने औद्योगिक
व्यवस्था यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको नहीं पसंद करते थे। उसकी जगह क्या चाहते थे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग बने, तो उसको वो सही बताते थे। इसी में उन्होंने कहा कि गांव में विशेष रूप से काम होना चाहिए ताकि जो गांव के लोग हैं वो अधिक से अधिक काम करके अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को आगे बढ़ा सकें। तो इन दो चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने बहुत ही शॉर्टकट में बता दिया है। अब हम अपने लास्ट दो चीज़ों को कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उन दोनों चीज़ों को कवर करते हुए अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलिए हम अपने लास्ट कॉन्सेप्ट को भी कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है और इसमें हम कवर करेंगे ट्रस्टीशिप थ्योरी। तो ट्रस्टीशिप थ्योरी जो है वो आप सभी लोग जानते हैं। न्यायशीलता सिद्धांत किस लिए है? जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था और इसमें सत्य और अहिंसा पर फोकस किया गया था। यानी सत्य और अहिंसा के रास्ते को अपनाते हुए हम आर्थिक असमानता को जब हटाने की बात करते हैं तो वही हमारा न्यायशीलता का सिद्धांत हो जाता है। क्लियर? इसमें इन्होंने कोटेशन दिया है और वो कहा है कि जो इसमें ये बात करते हैं कि जो पूंजीपतियों की संपत्ति है उसको हम सार्वजनिक हित में यूज़ करेंगे, तभी जो हमारा ये आर्थिक असमानता है वो हटेगी। तो पूंजीपति की संपत्तियों को हटाने के लिए बात करते हैं, तो ये उनके विरोध में बात हो गई, उनकी संपत्ति को हटाने के लिए बात हो गई। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आत्मा की शुद्धता पर जोर देते हैं। यानी इससे क्या होगा, जब हम सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे तो व्यक्ति की आत्मा की जो है वो शुद्ध हो जाएगी, आत्मा की शुद्धता हो जाएगी। उसके लिए करना क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और जो शारीरिक श्रम है उसको अपनाकर ही हम अपनी आत्मा की शुद्धता कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हमें फोकस करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर वो सत्य, हिंसा और अस्तेय का रास्ता अपनाने को ज़्यादा फोकस करते हैं और उसी के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी को भी बात करते हैं, जिसमें वो कुटीर उद्योग की बात करते हैं। ये कुछ कोटेशन उनका था जिसमें उन्होंने कहा मनुष्य स्वभाव से अहिंसा नहीं लिए होता है, जब वो पैदा होता है तब उस अहिंसा नहीं लेता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो उसको मजबूर कर देती हैं क्या करने के लिए, हिंसा करने के लिए, या वो हिंसक हो ही जाता है। तो ये कोटेशन उनका है। वैसे भी आप अहिंसा से कर सकते हैं कि गांधी का है, लेकिन इम्पोर्टेंट था तो मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, अहिंसा को उन्होंने 3 भागों में बांटा है, हो सकता पूछ ले। तो कौन कौन सी? वीरों की अहिंसा, और इसको इन्होंने एक उच्च कैटेगरी में रखा है। और जो औचित्यपूर्ण अहिंसा है उसमें वो जो बीच के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ये यूज़ करते हैं। और जो कायर की अहिंसा है उसमें वो कहते हैं अगर आप कायर की अहिंसा यूज़ कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि आप हिंसा को ही हिंसात्मक तरीके ही अपना लो, क्योंकि इसको वो पसंद नहीं करते। इसमें सबसे जो उच्च कैटेगरी है वो है वीरों की हिंसा, तो इसको उन्होंने फर्स्ट स्थान दिया है। और जो औचित्यपूर्ण हिंसा है वो मिडिल क्लास में जाएगी। तो और कायर की हिंसा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह की जब वो बात करते हैं तो उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज जो थी उसमें क्या किया, अगर आप सत्याग्रह को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको 11 व्रत अपनाने पड़ेंगे, तभी आप सत्याग्रह के रास्ते पर चल सकते हैं, अपनाना चाहिए। तो कहीं पूछ ले कि सत्याग्रह के लिए उन्होंने कितने व्रत की बात की, तो आंसर होगा 11 व्रत। उन 11 व्रत को हमने यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि आपको एक दिमाग में पिक्चर रहे कि हाँ ये थे। तो पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, निर्भयता और सभी धर्मों का समानता देना, और स्वदेशी, अस्पृश्यता निवारण, दूसरों को कष्ट नहीं देना बल्कि उनकी जगह खुद कष्ट ले लेना। ये जो 11 व्रत अपनाएगा वही सत्याग्रह के सत्याग्रह के सिद्धांत को फॉलो कर पाएगा।
नेक्स्ट उन्होंने 7 स्वरूप बताएं। अगर व्रत पूछेगा तो 11 हो जाएंगे, लेकिन अगर फॉर्म्स पूछेगा तो कितने हैं? 7। और इन फॉर्म्स को हमने यहाँ मेंशन किया। उसमें है असहयोग। असहयोग को वो सबसे अच्छा या स्वर्णिम मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और दूसरा है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा से ही उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की अवधारणा दी थी, जिसको फॉलो किया था अरविंदो ने। निष्क्रिय प्रतिरोध। उसके बाद है तीसरे नंबर पर हिजरत। इसका मतलब होता है स्वयं से देश छोड़ना या बाहर हो जाना। उसके बाद जो है वो है उपवास। उसके बाद फिर सामाजिक बहिष्कार, धरना और हड़ताल। ये जो 7 चीज़ें हैं वो एक स्वरूप है किसका? सत्याग्रह का एक स्वरूप है। तो इस तरह से आपने देखा कि सत्याग्रह के 7 फॉर्म होते हैं और 11 व्रत होते हैं। बस बाकी डिटेलिंग याद करने की कोई नीड नहीं है, ये मैंने इसलिए बता दिया कि आपको ये याद रहे कि 11 व्रत थे और 7 स्वरूप थे। तो इसी की तरह इसी के साथ हमने देखा कि जो गांधी जी का विचार था वो ज़्यादातर सत्य, अहिंसा और ईमानदारी और सत्ता के केंद्रीकरण पे बात करते थे। वो स्टेट को नहीं पसंद करते थे और कहते थे जितने भी रिलीजन हैं वो सभी एक ही उद्देश्य की तरफ ले जाते हैं, बस विभिन्न मार्ग हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट किया है और जो कुटीर उद्योगों पर फोकस किया है। और एक उन्होंने नारा दिया था, गांव की ओर लौटो। इसके माध्यम, ये भी पीजीटी में पूछा जाता है, इसके माध्यम से वो कहते थे गांव ही जो असली जो मजबूती है वो गांव में ही है। गांव से ही सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होगा, वहीं से लोगों का फिजिकल और मेंटल जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। और यहीं कुटीर उद्योगों पे फोकस करते हुए अपने स्वदेश में निर्मित वस्तुओं पे फोकस करते हैं और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करते हैं। तो आई होप बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया है गांधी जी के बारे में और सभी को इतना समझ में तो आ ही गया होगा कि पीजीटी में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारा कुछ हमने अपने लेक्चर में कवर किया है। और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करने की नीड नहीं, ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 30 जन 1948 को। और आप इनकी बुक्स और कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।